हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और यस्टरडे मैंने जो एक वीडियो बनाई थी कि मार्केट में 2026 में किस तरह का रिस्क है। तो उस वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी लोगों का ये कमेंट था कि विवेक भाई, आप जो इन्फ्लेशन का डेटा है या फिर जो अभी जीडीपी ग्रोथ रेट आई है उसका जो डेटा है, क्या आप उसमें सीरियसली विश्वास रखते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस डेटा की सच्चाई को इग्नोर कर रहे हो कि ये डेटा कितना सच है, कितना नहीं है। तो सबसे पहले एक बार देखें कि क्या डेटा आया था। अगर हम डेटा के देखने की बात करने लगे तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट था दैट वाज 8.2% और 6 क्वार्टर में ये हाईएस्ट था, यानी कि लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में ये हाईएस्ट था। और ये नवंबर 28 की खबर है, 2 वीक्स पहले की ये खबर है। साथ में रिटेल इन्फ्लेशन का जो लास्ट वाला डेटा था, ये 14 नवंबर को आया था, ऑलमोस्ट 3 वीक्स बैक। रिटेल इन्फ्लेशन स्लोज टू ए रिकॉर्ड लो ऑफ 0.25% इन अक्टूबर। तो ये रिकॉर्ड लो है एक तरीके से कि इतना कम इन्फ्लेशन कभी नहीं हुआ। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि विवेक भाई, अ, यहाँ पर इन्फ्लेशन कम तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर महंगाई कम तो हुई नहीं, तो ये 0.25% कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, अगर सारे प्राइसेस बिल्कुल सेम रहें और एक भी रुपये की महंगाई कम ना हो, तो भी इन्फ्लेशन 0% आएगा। यहाँ पर इन्फ्लेशन के जो प्राइसेस हैं, उनका अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ा ही है, 0.25% हुआ है। यहाँ पर ये गलती नहीं करना कि पहले इन्फ्लेशन 4% था, अभी इन्फ्लेशन 2% है, तो 2% यहाँ पर चीज़ें सस्ती हो गई। चीज़ें सस्ती नहीं हुई, पहले 4% से महँगी हुई थी, अभी 2% से महँगी हुई हैं। सो इवन दो प्राइसेस यहाँ पर 0.25% आए हैं, इन्फ्लेशन का डेटा 0.25% है फॉर अक्टूबर मंथ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि महंगाई यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए हैं। यहाँ पर महंगाई अभी भी है, बस वो 0.25% है। तो अगर प्राइसेस 1 मंथ के लिए बिल्कुल फ्लैट भी हो जाएं, तो इन्फ्लेशन का डेटा 0 निकल कर आएगा। अब 0 आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें मुफ्त में मिलने लगेंगी। तो इन्फ्लेशन कम स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन है इन्फ्लेशन ही। अगर पहले 6% का इन्फ्लेशन था, अभी 2% का है, तो 4% सस्ता नहीं होगा यहाँ पर सारी चीजें। बल्कि पहले 100 रुपीज के बदले 106 होती थी, तो अब 100 के बदले 102 होंगी। चीजें महंगी ही होंगी। तो सबसे पहले इस अगर ये डाउट माइंड में कहीं ना कहीं है कि चीजें सस्ती तो हुई नहीं विवेक भाई, इन्फ्लेशन कम कैसे हो गया? इन्फ्लेशन ही है, अभी भी ये डिफ्लेशन नहीं है। ये अलग अलग दो वर्ड्स हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन अगर आता तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती होती, डिफ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन ही है। इन्फ्लेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो प्राइसेस हैं महंगे हो रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक ये जीडीपी डेटा की बात है 8.2%, तो जो ये क्वेश्चन है विवेक भाई, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट बुद्धू बनाती है, मूर्ख बनाती है? तो इसमें मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन अगर मैं खुद से भी पूछूं तो यही आंसर आता है कि इस बात को मानने के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? क्या हम इनका ऑडिट कर सकते हैं? क्या सारे नंबर्स का ऑडिट कर सकते हैं? अगर जो सरकारी एजेंसीज हैं ऑडिट करने वाली, जिसको कैग कहते हैं, अगर उन्होंने ऑडिट किया तो हम वहाँ भी ये कह सकते हैं कि उन्होंने सही ऑडिट किया, इस बात की क्या सबूत है? तो ये सबूत देखो कभी भी किसी के पास भी नहीं है, किसी भी नंबर को लेकर ये सबूत नहीं है। कल को अगर इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से बढ़कर जब भी हमारा यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी वापस से, अगर 150 करोड़ आती है, तो इस बात का क्या सबूत है कि वो 150 ही है? क्या पता उन्होंने सही किया है नहीं किया। तो ये कुछ ऐसा ही है कि अगर हम मीन्स हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो जीत गई, तो सही है, और अगर हार गई तो वोट चोरी है। तो इस चीज़ का सबूत क्या है हमारे पास? और हमें हमारे पास मानने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी क्या है? यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो इस चीज़ को सिर्फ जनरल टर्म्स में ही समझा जा सकता है, और जनरल टर्म्स में समझने का क्या तरीका है कि अपनी लाइफ को 10 इयर्स पहले क्या लाइफ थी और 10 इयर्स बाद अभी क्या लाइफ है, उस चीज़ में एक चेंज आप देखो कि 10 साल पहले, अब से 10 इयर्स पहले आप किस तरह के कपड़े पहनते थे, कितने कपड़े होते थे आपके पास, कितने जोड़ी कपड़े होते थे, अभी किस तरह के कपड़े पहनते हो और कितने जोड़ी कपड़े हैं। 10 इयर्स पहले आप कितने पेयर ऑफ शूज़ होते थे आपके पास, अभी कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं। 10 इयर्स पहले आप कितना
वेकेशंस पर जाते थे घूमने और अभी कितना जाते हो? 10 इयर्स पहले आपके पास किस साइज़ के इंजन की कार थी और अभी किस साइज़ के इंजन की कार है? 10 इयर्स पहले आपके घर में कितना एसी चलता था, आज की डेट में आपके घर में कितना एसी चलता है? पहले आप इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कंज़म्पशन करते थे, अभी इलेक्ट्रिसिटी की कितनी कंज़म्पशन करते हो? 10 इयर्स पहले आपका एसआईपी का डेटा क्या था? मीन्स आप कितना एसआईपी करते थे? मंथली आप कितना बचाते थे, अभी क्या बचाते हो? 10 इयर्स पहले आपकी नेट वर्थ क्या थी, अभी आपकी नेट वर्थ क्या है? तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ पर आँख बंद करके विश्वास करो। लेकिन नंबर्स तो हमें देखने होंगे। जस्ट बिकॉज़ अ फ्यू पीपल सेज़ कि भई इन नंबर पे कैसे विश्वास करें, ये तो सब जुमला है, ये सब चीज़ें हैं। तो जुमला बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें नंबर्स देखने चाहिए एंड अगर हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है, किसी के भी कहे में हमें नहीं जाना चाहिए। सारी चीज़ें अपने दिमाग से यूज़ करनी चाहिए। अब इन नंबर्स को जैसे मैंने बताया अपनी पर्सनल लाइफ में आप खुद से देखो कि आप 10 साल पहले कितना खर्च कर पाते थे और अभी कितना खर्च कर पाते हो। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि विवेक भाई ईएमआई पे सब कुछ चल रहा है। तो ईएमआई कोई और थोड़ी देता है उनकी, ईएमआई इंसान खुद ही तो देता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर आज की डेट में ए पर्सन यहाँ पर ईएमआई पर कुछ परचेज़ करता है तो उसकी ईएमआई की पेमेंट बी आकर करने वाला है। पेमेंट तो ए ही करेगा। सिर्फ़ डिफ़रेंस इतना है कि पहले हम जोड़कर खर्च करते थे, अभी हम उधार लेकर खर्च कर लेते हैं। और ये भी कोई इतना बड़ा गैप नहीं आया है क्योंकि 10 इयर्स पहले भी उधारी पर खर्च होता था और अभी भी उतना ही होता है। जिसने पहले भी ईएमआई लेनी थी, पहले भी वो ईएमआई लेता था पर्सनल लोन के रूप में, कार लोन के रूप में, हाउसिंग लोन के रूप में, अभी भी वो वैसे ही लेता है और जिसने पहले भी सेव करना होता था, उसने अभी भी सेव करना होता है। यहाँ पर इंडिया की टोटल ग्रोथ को यह देखने की ज़रूरत है, एक्चुअल नंबर्स में देखने की ज़रूरत है। तो मैं जैसे आपके साथ कुछ नंबर शेयर करता हूँ जिससे थोड़ा-सा आपको आइडिया लगे कि मैंने यहाँ पर देखा कि 2025 में हाईएस्ट सेलिंग कार कौन-सी रही? 2025 यानी कि अभी मार्च 25 ईयर एंड में हाईएस्ट सेलिंग कार्स कौन-सी रही? तो हाईएस्ट सेलिंग कार्स में 3 ये 4-5 कार्स हैं जो इक्वली सोल्ड हुई। अब 1,98,000 एंड 1,94,000 ये कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हुंडई क्रेटा जैसी गाड़ियाँ यहाँ पर हाईएस्ट सेलिंग कार्स हैं, टाटा पंच हाईएस्ट सेलिंग कार है और यहाँ पर एर्टिगा हाईएस्ट सेलिंग कार है और ब्रेज़ा हाईएस्ट सेलिंग कार है। वैगन आर यहाँ पर एक और है जो थोड़ी-सी छोटे साइज़ की है। अदरवाइज़ बाकी सारी गाड़ियाँ 10 लाख रुपीज़ से 20 लाख रुपीज़ के बिटवीन हाईएस्ट सेलिंग कार है। जबकि 2015 में यही गाड़ियाँ कौन-सी सेल होती थी जो हाईएस्ट सेलिंग कार्स थी, मैंने यहाँ पर 2015 का नंबर लिया। सो दिस वाज़ मारुति ऑल्टो। जो ऑल्टो है वो हाईएस्ट सेलिंग कार थी और जो बाकी भी गाड़ियाँ थी स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट, वैगन आर एंड i20 ये सारी छोटे साइज़ की गाड़ियाँ हैं। आज की डेट में ये सारी मिड साइज़ की गाड़ियाँ हाईएस्ट सेलिंग कार्स हैं। तो 10 इयर्स में ये डिफरेंस आया है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि कितनी कार्स पहले सेल होती थी, अभी कितनी सेल्स होती हैं। आप ध्यान से चलना, मैं आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा खुद से कि किस तरीके से हमें अपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। देखो जब तक आप नंबर्स नहीं देखोगे ना, आपको कन्विक्शन नहीं आएगी। आप लोगों की बातों में रहोगे। आप जब खुद से नंबर्स देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यस इंडिया सीरियसली ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पर इसको बहुत बड़ा है अभी भी ग्रो करने का। तो जैसे हम यहाँ पर नंबर्स की बात करें, नंबर्स 2015 में इंडिया में करीब 26 लाख कार्स सेल हुई थी और 2025 में अभी 10 इयर्स के बाद ये नंबर 43 लाख का है। 26 लाख के बदले अभी 26 लाख के बदले अभी 43 लाख कार सेल्स हुई हैं 10 इयर्स में। ये ग्रोथ आई है। अब जो लोग कहते हैं ना कि यार बिजनेस मंदा चल रहा है, आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछना, उसकी जनरल टेंडेंसी है, हाँ भाई काम कैसे चल रहा है? यार काम मंदा है, लगे पड़े हैं, जीएसटी वालों ने ले रखी है और कंपटीशन ने ले रखी है, इन्फ्लेशन ने ले रखी है, सबने ले रखी है। सबने ले रखी है लेकिन गाड़ी बड़ी लेनी है और गाड़ी बड़ी लेनी है तो भाई फ्री में थोड़ी आ रही है। आप पेमेंट कर रहे हो ना, पेमेंट कर रहे हो बड़ी गाड़ी की और बड़ी-बड़ी शादियों की, बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ों की, तो कहाँ से आ रहा है? लेकिन धंधा मंदा है। तो ना ये एक तकिया कलाम बन गया है, एक सिर्फ़ हैबिट सी हो गई है कि धंधा मंदा है। धंधा किसी का मंदा नहीं है। आप सबके खर्चे देख लो, सबके बढ़ गए। सबकी नेटवर्थ देख लो, सबकी नेटवर्थ बढ़ गई। लेकिन धंधा मंदा है। तो ये सुनने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ बिकॉज़ कोई बिज़नेसमैन आपके पास आया, कोई शॉपकीपर आया या फिर कोई प्रोफ़ेशनल आया और उससे आपने बात की, काम कैसे चल रहा है? उसने कहा बड़ा मंदा चल रहा है। 4 लोगों से पूछा, 4 ने कहा मंदा चल रहा है। तो और ये सुन के आपने फ़ील करना शुरू कर दिया कि हाँ यार, एक्चुअल में कुछ है नहीं, सब कुछ खोखला है। लेकिन उनके आप खर्चे देखना पहले से बढ़ गए क्या? उनकी नेटवर्थ बढ़ी क्या?
अभी उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ली, लेकिन धंधा मंदा चल रहा है यहाँ पर। तो जैसे धंधा मंदा चल रहा है, यहाँ पर कारों का भी धंधा मंदा चल रहा है यार। पहले 26 लाख बिकती थी, अभी 43 लाख बिकती है, पर धंधा मंदा है। उसके बाद में मैंने एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि 2015 में एवरेज प्राइस कितना था कार का और अभी कितना है। तो उस टाइम पर एवरेज सेल प्राइस 7.65 था। ये 19 की बात है, 19 का डेटा इन्होंने निकाल कर दिया, अभी 6 इयर्स पहले का, और अभी 13 लाख है। इन्फ्लेशन के हिसाब से 7.65 मैक्सिमम 9 लाख होना चाहिए था अभी 6 इयर्स में मैक्सिमम। जो ये 4 लाख साथ में एक्स्ट्रा बढ़ा, ये धंधा मंदा चल रहा है इसलिए बढ़ा, या धंधा अच्छा चल रहा है इसलिए बढ़ा? ये डी ग्रोथ है इसलिए या ग्रोथ है इसलिए? आप खुद से सोचो, ये रियल नंबर्स हैं। उसके बाद में एक और क्वेश्चन मैंने पूछा, नंबर ऑफ हुंडई कार्स, हुंडई क्रेटा जो 20 लाख रुपीस की कार है, सोल्ड इन 2015 वर्सेस 2025। तो इसने नंबर बड़ा बेकार सा दिखाया कि 2015 में 30-40,000 यूनिट सेल हुई थी, अभी 1,94,000 हुई, क्योंकि साथ में इन्होंने लिख दिया कि ये जुलाई में लॉन्च हुई थी, पूरे साल का नंबर यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है अगर ऐसी बात है तो 2016 का नंबर बता दो, पूरे साल का नंबर कवर होगा। फिर अभी 2025 में कितना है, 9 इयर्स का गैप देख लेंगे। तो 9 इयर्स का गैप ये है, 92,000 यूनिट्स के बदले अभी 1,94,000 यूनिट्स हुई, यानी कि 100% से ज्यादा। मीन्स 20 लाख रुपीस की कार जो पहले 92,000 सेल हुई थी एक साल में 2016 में, अभी ये 1,94,000 हो गई, और जबकि 8 इयर्स का डिफरेंस है, क्योंकि 2016 कैलेंडर ईयर लिया गया है, यहाँ पर दिसंबर 16 का डेटा है और ये मार्च 25 का है, ये 8 इयर्स है, 8 इयर्स एंड 3 मंथ्स, डबल से ज्यादा हो गया है सब कुछ ये नंबर। लेकिन ना धंधा मंदा है। अब 20 लाख रुपए की गाड़ी ऐसे ही आती है क्या? पैसा होगा तभी आएगी ना। फिर मैं कहूंगा कि धंधा मंदा है, ऐसे ऐसे कैसे मंदा है भाई? नंबर्स तो सजेस्ट कर रहे हैं कुछ और ही। फिर मैंने पूछा नंबर ऑफ अपार्टमेंट सोल्ड इन 2015 वर्सेस 2025 इन इंडिया। नंबर है कि टॉप 8-9 सिटीज में 2015 में यहां पर 2,63,000 यूनिट सेल हुई थी, जो अभी 5,44,000 यूनिट्स हैं, डबल हो गए हैं। अब ये घर है, कोई पीनट्स तो है नहीं, कोई टॉफी तो है नहीं, कैंडीज तो है नहीं कि यार कोई भी खरीद ले फर्क नहीं पड़ता। अपार्टमेंट्स रियल एसेट्स हैं, ये पैसे से आती हैं। जब धंधा बढ़ता है, जब कंट्री ग्रो करती है, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, तब आते हैं घर। घर फ्री में नहीं आते, और अगर ईएमआई पे भी आते हैं तो ईएमआई भी वही इंसान पे करता है। ईएमआई पे करने की क्षमता बढ़नी चाहिए, तब ईएमआई पे होती है। और यहाँ इन्फ्लेशन कवर नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन तब होता अगर हम वैल्यू में यहाँ पर देखते हैं। हम तो नंबर ऑफ यूनिट्स में देख रहे हैं कि पहले एक साल में 2.5 लाख यूनिट सेल होती थी, 2.5 लाख, अभी 5 लाख होती हैं, डबल हो गया नंबर। धंधा मंदा है। लेकिन आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ एसीज 2015 में कितने सेल होते थे, अभी 2025 में कितने सेल होते हैं। ये नंबर इतना बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम पर 40 लाख से 50 लाख यूनिट सेल होती थी एक साल में, और अभी 12.5 लाख होती हैं, यानी कि 3 टाइम्स नंबर हो गया है। उस टाइम पर जो पेनिट्रेशन था मार्केट का 2% से 4%, यानी कि 3% एवरेज ले लो, और अभी 8% है। पैसों का आता है एसी, फ्री का नहीं आता। हमारी इनकम ग्रो कर रही होती है तो आता है इतना लार्ज स्केल में जो डिफरेंस है, ऐसे ही नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने पूछा कि पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 2015 में कितना था, अभी कितना है। तो उस टाइम पर हम 748 किलोवाट आवर कंज्यूम करते थे पर कैपिटा, पर पर्सन के हिसाब से, अभी 1395 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल, 86% का इंक्रीमेंट है। बिजली पैसों की आती है, फ्री की नहीं आती। तो ज्यादा कंज्यूम तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास पे करने के पैसे हैं, हमारी अर्निंग ज्यादा है। उसके बाद में वन मोर क्वेश्चन कि नंबर ऑफ रॉयल एनफील्ड जो अपनी बुलेट है सोल्ड इन 2015 वर्सेस 2025। मैंने यहाँ पर रॉयल एनफील्ड इसलिए लिया कि जो यहाँ पर प्रीमियम बाइक है वो कितनी बिकती थी तब, अभी कितनी बिकती हैं। देयर इज अ बिग डिफरेंस। उस टाइम पर 4.5 लाख यूनिट सेल होती थी, अभी 10 लाख यूनिट सेल होती हैं। अगेन सेम पॉइंट मैं फिर कहूँ, मीन्स वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि धंधा मंदा है या धंधा बढ़ रहा है। ये फ्री में नहीं आती हैं सारी चीजें, इनके लिए ईएमआई पे करनी है तो भी पैसे चाहिए, डाउन पेमेंट करके लेना है तो भी पैसे चाहिए, और पैसे कमाई हो रही है तभी हम ले पा रहे हैं। तो ये रियल नंबर्स हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ कॉफी कैफे इन 2015 वर्सेस 2025 कि कितने लोग बाहर कॉफी पीते हैं और कितने कॉफी कैफे हैं। तो यहाँ पर 2015 में जो ब्रांडेड चेन आउटलेट्स थे वो 2000 के आसपास थे, अभी ये 5400 के आसपास है, 5300 के आसपास है, बिग जंप।
उसके बाद में हम ये बात कहते हैं कि कितने लोग बाहर घूमने जाते थे, घूमने के लिए पैसा चाहिए। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। टोटल इंडियन डिपार्चर 21 मिलियन था 2016 में 2.1 करोड़ पीपल बाहर गए थे। अभी 3 करोड़ लोग गए हैं बाहर। लेकिन इसमें से क्या डिफरेंस है, उस टाइम पर वेकेशन के लिए 4.8 मिलियन यानी कि 48 लाख लोग बाहर गए थे, और अभी 30 मिलियन का 3 करोड़ का 55% इंटरनेशनल ट्रिप्स वर फॉर लेजर। तो लेजर के लिए अगर हम इतना जा रहे हैं, यहाँ पर वेकेशन के लिए इतना जा रहे हैं, तो 30 का 55% इक्वल टू ऑलमोस्ट 16 मिलियन यानी कि 1.6 करोड़ लोग, 1.6 करोड़ पीपल अगेंस्ट 48 लाख, 3 टाइम्स नंबर हो गया है। घूमने जाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा तभी आता है जब अपनी इनकम बढ़ रही होती है, और जब सबकी इनकम बढ़ रही होती है इस तरीके से लार्ज स्केल पे, तो कंट्री ग्रो करता है। ये दोनों एक ही तो चीज है। पूरी कंट्री का आप टोटल देख लो या उसको पर कैपिटा में देख लो, तो बात है कि अब बात ये आती है कि भाई ये तो सिर्फ खर्चे की बात होगी। लोगों के पास पहले सेविंग होती थी, अभी सेविंग नहीं होती। तो उसके लिए भी हम एक बार नंबर्स देख लेते हैं कि उस टाइम पर मंथली एसआईपी में लोग कितना सेव करते थे म्यूचुअल फंड्स में, और अभी कितना सेव करते हैं। उस टाइम पर मंथली एसआईपी जो म्यूचुअल फंड्स के पास जाती थी वो 1500 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास जाती थी। अभी ये 29,000 करोड़ है। 30,000 करोड़ का नंबर है ये। दिस इज ए बिग बिग नंबर। उस टाइम पर कुछ भी नंबर नहीं था ये बेकार से छोटा सा नंबर था। तो यानी कि इनकम भी बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, सारी रियल एस्टेट भी बढ़ रही है, गोल्ड भी बढ़ रहा है, और लोगों की सेविंग्स भी बढ़ रही हैं। और इन सब नंबर्स को अगर 10 साल का देखने के बाद, सारी चीजें ग्रो होते हुए देखने के बाद, खुद से क्वेश्चन पूछने के बाद भी कि 10 इयर्स पहले आपकी लाइफ क्या थी और 10 इयर्स बाद अभी लाइफ कैसी है, पहले आप कैसे घर में रहते थे, अभी कैसे में रहते हो, पहले कौन सा पेंट कराते थे, अभी कौन सा पेंट कराते हो, पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे, अभी कौन सी गाड़ी चलाते हो, पहले कितना खर्च करते थे होटल्स में, अभी कितना खर्च करते हो, पहले कितना रेस्टोरेंट में बाहर खाते थे, अभी कितना बाहर खाते हो। ये सब नंबर देखने के बाद भी अगर नेक्स्ट 10 इयर्स इंडियन मार्केट कैसी रहेगी और ग्रोथ कैसी रहेगी, और जो नंबर्स आए हैं 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के, और जो लास्ट 10 इयर्स का एवरेज हमारा 7% के आसपास है, अगर फिर भी विश्वास नहीं है, रियल नंबर्स के बाद भी विश्वास नहीं है कि सबूत क्या है, तो सबूत किसी चीज का इस दुनिया में नहीं है। किसी भी चीज का सबूत इस दुनिया में नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल आंखों से, प्रैक्टिकल माइंड का यूज करके चीजों को नहीं समझ सकते, और इन चीजों का अगर सबूत मांगेंगे, तो स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज का सबूत आपको नहीं मिलेगा। पर्सनल लाइफ में भी आपको किसी भी बात का सबूत नहीं मिलेगा। अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, प्रैक्टिकली जियो, चीजों को अच्छे से लेकर चलो। और यहाँ पर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।